डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास क्या फ़र्क है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो भाई अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस ईएमएफ जो है वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई टू यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जी एनर्जी की वो मिकदार जो यूनिट चार्ज को दी जाती है ताकि वो मूव करे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय अ यूनिट चार्ज। बेसिकली डेफिनेशन में फर्क आ गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय अ यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ईएमएफ में हमारे पास एनर्जी सप्लाई और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास एनर्जी यूज्ड बाय यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ में बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें हमारे पास जो है एनर्जी यूज्ड होती है, यूनिट चार्ज करता है। नेक्स्ट है जो ईएमएफ है हमारे पास वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। सर्किट में रेजिस्टेंस है या नहीं है, स्मॉल है, लार्ज है, ईएमएफ इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो भी ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस कम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होगा। ठीक है जी, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईएमएफ जो है वो कॉज है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका इफेक्ट है। ईएमएफ इज अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस कॉज की वजह से एज अ इफेक्ट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है जी, यानी कि अगर ईएमएफ होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नेक्स्ट भाई, ईएमएफ जो है वो हर सूरत में एग्जिस्ट करती है, हत्ता के सर्किट ओपन भी है तो ईएमएफ होगी। यानी कि अगर सर्किट में करंट जीरो है, सर्किट ओपन है, ईएमएफ फिर भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस वक्त ही एग्जिस्ट करता है, डेवलप होता है जब सर्किट को क्लोज कर दिया जाए, यानी कि करंट जो है वो अगर फ्लो करना शुरू कर देगा तो करंट के फ्लो करने से सर्किट में से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होगा। लास्ट पे ईएमएफ जो है वो इन जनरल गेन इन एनर्जी है, एनर्जी का गेन है, एनर्जी की जनरेशन है, एनर्जी की प्रोडक्शन है। कौन सी एनर्जी की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पोटेंशियल डिफरेंस इन जनरल लॉस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का इस्तेमाल है, एनर्जी का यूज है, एनर्जी का एक फॉर्म से यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म से अदर फॉर्म्स में चेंज होना जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। यही चीज डायग्राम में भी दिखाई गई है कि ईएमएफ के अंदर हमेशा किसी ना किसी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो बैटरी जो है वो हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, यानी कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हासिल करना जो है वो ईएमएफ को कोरिस्पॉन्ड करता है। जबकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसका अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट होना वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो है उसका कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स लाइट जनरेट कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है इसके अंदर, इसके अलावा इसमें केमिकल रिएक्शंस अगर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, केमिकल, लाइट, हीट और सो ऑन। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन लास्ट पे मैं बताता चलूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। लेकिन क्योंकि बैटरी चार्जेस को फोर्स करती है ताकि वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव कर सके, जस्ट इन दिस सेंस हम जो है इसको फोर्स के तौर पर इसका नाम ले रहे हैं, लेकिन इन जनरल ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल और बैटरी जो है
उसकी परफॉर्मेंस और उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन और किस तरह से जो है ये सर्किट के अंदर रोल अपना जो है ये प्ले करते हैं। सेल और बैटरीज जो हैं वो इन जनरल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि जो सेल्स और बैटरीज हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस अकर कर रहे होते हैं और वो जो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, यानी कि इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होता है। चार्जेस जो हैं वो बैटरीज और सेल के अंदर जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ, नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ, ठीक है जी। इस तरह से ईएमएफ जनरेट होती है सेल्स के अंदर। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास सेल और बैटरीज हैं इनके अंदर भी स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, बहुत स्मॉल सी रेजिस्टेंस हर बैटरी के अंदर और सेल के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम जो है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और लाजमी तौर पे ईएमएफ जो है वो भी हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करेगी, इसको एप्सिलॉन और कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की? इन जनरल वजह क्या है कि जी सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां पर सम एनर्जी जो है वो यूज होती है, कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो हम उसको जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी इम्प्योर होने की वजह से या किसी और वजह से वहां पर जो है रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट, अब इस सेल की जो परफॉर्मेंस है उसको देख लेते हैं। तो सेल की परफॉर्मेंस से इन जनरल ये मुराद है कि जब हम वो एक सेल को किसी रेजिस्टेंस और लोड के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो करंट आई जो है वो फ्लो करेगा। करंट आई जो वो फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल पोटेंशियल वी डेवलप होगा, करंट आई फ्लो करेगा, जिसको जो है हम स्टडी कर सकते हैं। अब जो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, अब जी ये हमारे पास जो है वो आई करंट जो है वो इस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, जबकि बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जिसमें से सेम यही करंट जो है वो फ्लो करता हुआ आएगा। देन ये जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारे पास कनेक्टेड है उसमें से पास करता है। अब ये जो करंट आई है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये करंट आई जो है वो हमारे पास इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आई इज इक्वल टू ई, ई स्टैंड फॉर ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट में क्या है, एक हमारे पास सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है और दूसरा हमारे पास जो है वो लोड की रेजिस्टेंस जो है वो है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। और करंट तो फिर हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ठीक है, ये हमारे पास करंट आ गया। अब अगर आप यहां से ये टोटल रेजिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी तरफ जाकर करंट के साथ, तो हमारे पास ईएमएफ का रिलेशन बन जाएगा, ईएमएफ जो है वो इक्वल होगी आई आर प्लस आई आर। यहाँ पे जो सेकंड वन आई आर है वो स्मॉल रेजिस्टेंस जो है जो कि इन जनरल इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो अहम फैक्टर है हमारे पास है जी कैपिटल आई आर वाला फैक्टर। ये इन जनरल हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको इन जनरल हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और इसे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप नोट डाउन करें यहाँ से इस इक्वेशन से, जिसमें हमारे पास EMF E जो है वो इक्वल है V प्लस आई आर के। V हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अगर करंट सर्किट में एग्जिस्ट करे तो हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो ईएमएफ से कम होती है, यानी कि ईएमएफ हमेशा ज्यादा होती है जबकि जो सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो हमेशा कम होगा। यानी कि बैटरी हमेशा एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो प्रोवाइड करती है वो ज्यादा होती है, लेकिन जो हम एक्सटर्नल सर्किट को जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिलीवर कर पाते हैं वो हमेशा जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। और ये सब कुछ जो है ये सारा प्रोसेस जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये एग्जिस्ट करता है। अब जब हमारे सर्किट में से करंट पास करेगा, एनर्जी जो बैटरी ने जो एनर्जी डेवलप की है अब उसने यूज होना है, तो कुछ एनर्जी जो है वो तो बैटरी के अंदर ही इस्तेमाल हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, और बाकी पार्ट जो है वो आउटपुट पे एज लोड के क्रॉस जो है वो डेवलप हो रहा है। इसका मतलब है कि वो एनर्जी जिसको ईएमएफ रिस्पॉन्ड करती है जो बैटरी जनरेट कर रही है वो इन जनरल दो जगह पर इस्तेमाल हो रही है।
एक बैटरी के अंदर ही एज ए इंटरनल एनर्जी यूज हो जाती है और बाकी जो एनर्जी है वो हमेशा आउटपुट पे डिलीवर होगी। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी जो जनरेट हुई है वो हमेशा इक्वल होगी टोटल एनर्जी जो कि यूज हो रही है। और टोटल एनर्जी जो यूज हो रही है उसमें हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज हैं, एक जो बैटरी के अंदर इस्तेमाल हो रही है और दूसरी जो है वो हमारे पास जो एक्सटर्नल सर्किट आउटपुट लोड के अक्रॉस जो है वो यूज हो रही है। अच्छा जी, अब इसको मैं सिंपल सी एग्जांपल से जो है ना वो समझाता हूँ आपको कि जी हमारी जो बॉडी है हम उसको मेंटेन करने के लिए, हम अपने डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए हम फूड जो है हम उसको एज एनर्जी यूज करते हैं। अब हमारी बॉडी जो है वो फूड से एनर्जी जनरेट करती है। अब क्या जितनी एनर्जी बॉडी ने जनरेट की है सेम एनर्जी से हम अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हैं? नहीं। वजह कि जितनी एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो जनरेट कर रही है उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी रिक्वायर है। जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ने काम करना है, ठीक है जी, हमारे दिल ने काम करना है, हमारे जिगर ने काम करना है, हमारे फेफड़ों ने काम करना है, हमारे गुर्दे ने काम करना है, इस तरह से और जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन्होंने काम करना है। और उन तमाम के काम करने से ही हम हमारी जो है वो एग्जिस्टेंस है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो एनर्जी जो हमारी बॉडी ने जनरेट की है वो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ अंदर ही बॉडी के इस्तेमाल होगी, जिसका इस्तेमाल होना जरूरी है। उसके बगैर हम हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल वर्किंग है, जो कि बाहर होने वाला काम है, वो भी डिपेंड करेगा जी। अगर हम एनर्जी को अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाहर भी हम उसको प्रॉपर तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए जो कुछ एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है और बाकी जो है उससे हम डेली रूटीन के काम जो हैं, जो यूजफुल वर्क है, हम बाकी एनर्जी के साथ वो कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। लास्ट पे जो हमारे पास जो हमारा सर्किट था उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है और जो पावर जो है वो बैटरी से एक्सटर्नल लोड तक जा रही है, कितनी मैक्सिमम पावर जो है वो एक बैटरी जो है वो एक्सटर्नल लोड तक दे सकती है और कब मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर होगी वो देख लेते हैं भाई। अब पावर जो है उसका रिलेशन है जी हमारे पास आई स्क्वायर आर। पावर के हमारे पास 3 रिलेशंस हैं, उसमें से हम एक यूज कर रहे हैं आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पर आई जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आई हमारे पास है जी आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा जी ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस का स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर। अब अगर आपने मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो ये रिलेशन जो है जिसमें हमारे पास जो है वो आर प्लस आर है, इससे हम ये अखज़ नहीं कर सकते कि मैक्सिमम पावर जो है वो कब डिलीवर होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4RR। बेटा ये अब किस तरह से आया? हमने आर प्लस आर को ओपन किया, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है जी, वो जो हमारे पास स्क्वायर ओपन करने का रिलेशन है उसे। अब उसमें अगर मैं 2RR को प्लस भी कर दूं और माइनस भी कर दूं, और जो माइनस करूं उसे मैं कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर के साथ कंबाइन कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और देन मेरे पास एक और टर्म आ जाएगी प्लस 4RR। वो जो 2R वाला फैक्टर आया था, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का जब स्क्वायर ओपन किया था एक वो, और एक जो आपने प्लस माइनस किया उसका जो आपके पास 2R वाला फैक्टर, अगर आप उसे ऐड करें तो हमारे पास जो है ये 4RR आ जाता है। अब यहां से इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम पावर है ये उस वक्त डिलीवर होगी अगर ये डिनोमिनेटर में जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वाला फैक्टर है अगर ये 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा? अगर कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के इक्वल हो, यानी कि अगर सर्किट की जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो हम क्या देखते हैं कि बैटरी जो है वो मैक्सिमम पावर जो है वो आउटपुट पे डिलीवर कर रही होगी, और वो जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास इक्वल होती है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R के। ठीक
ठीक है, क्योंकि जब हम r इज इक्वल टू r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से r माइनस r वाला फैक्टर क्योंकि सेम हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो है ये डिनोमिनेटर में 4r स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारे पास ऊपर है, वहां से r एक कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारे पास जो है वो बचेगा सिर्फ e स्क्वायर डिवाइड बाय 4r।